ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। माय नेम इज़ मनोज चौहान, है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों में से पीपीटी सबको विजिबल हो रही है? एक बार ये इंश्योर कर दीजिए मेरे को। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि ये पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा माइट भी दिक्कत आ सकती है इन केस ऑफ ऑडियो क्वालिटी, है ना। नॉइस वाइस आए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप सब, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। अ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली डिज़ाइन किया गया है to develop any particular software applications, है ना। और you can say it is a methodology or a procedure to develop any software application, ठीक है। ये जो अप्रोच है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी मेथड्स है उसके लिए डील करती है। जैसे कि यहाँ पे एज अ डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म विच इज़ implemented on the real world entities। तो यहाँ पर एक वर्ड समझ लेते हैं कि पैराडिग्म क्या होता है। पैराडिग्म क्या होता है कि इट इज अ अप्रोच और यू कैन से गाइडलाइन होता है टू डील विथ एनी प्रॉब्लम, है ना। तो किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड है, पैराडिग्म है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की बात करें, तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो क्या हम लोग क्या सीधे कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्या? नहीं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका पहले तो एक पेपर वर्क करेंगे, लाइक वी विल डिज़ाइन सम पार्ट ऑफ लाइक ब्लूप्रिंट, और यू कैन से सम डिज़ाइनिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग, है ना। कोई मॉडल तैयार कर, तो कोई ब्लूप्रिंट या हम लोग कोई मॉडल प्रिपेयर करते हैं, जिसके बेस पे क्या होता है कि हम उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ब्लूप्रिंट क्या करता है? ब्लूप्रिंट एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है किसी भी प्रॉब्लम का। कि सपोज कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप उससे क्या करोगे? सीधे अब ठेकेदार को बुलाओगे और काम चालू कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले कि हम लोग उसका एक मैप तैयार करते हैं। मैप में हर एक पॉइंट पर हर एक चीज का एक डेफिनेशन होता है कि कितना एरिया है, रूम साइज कितना होगा, क्या एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे, हर एक चीज, कितने बीम्स लगेंगे, कितने पिलर्स लगेंगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड इनसाइड द ब्लूप्रिंट। तो
क्या होता है, ब्लूप्रिंट के बेस पे हम लोग उसका क्या करते हैं, डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, मतलब इन केस ऑफ लाइक कोई मिस्त्री होगा, कोई पेंटर होगा, कोई डिजाइनिंग पार्ट के लिए होगा, वैल्यूएशन करने के लिए होगा, कोई दरवाजा फिटिंग करने के लिए होगा, कारपेंटर होगा, कोई प्लम्बर होगा। तो बेस्ड ऑन दी ब्लूप्रिंट हम लोग उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में। और क्या होता है कि मॉड्यूल्स के बेसिस पे हम लोग क्या है कि उस चीज़ से जुड़े हुए जो भी एक्सपर्ट हैं उनको हम लोग असाइन कर देते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करें तो क्या होगा कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम से बेस्ड ऑन दी प्रॉब्लम हम लोग उसका डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स, है ना। कोई मॉडल्स तैयार किए हम लोगों ने, मॉडल्स के बेस पे हम लोग उसका टास्क को उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। देन क्या होता है कि मॉड्यूल्स के बेस पे हम लोग उसके प्रोग्रामर को असाइन करते हैं, प्रोग्रामर अपना अपना इंडिविजुअल टास्क कंप्लीट करेगा, और माइट भी एक दूसरे से वो शेयर कर सकते हैं अपने काम को, रीयूज मतलब रीयूज कर सकते हैं, और फिर उसको बाद में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो दिस इज द एक व्यू कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक अप्रोच डिफाइन करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना। इसके लिए हमारे पास जो भी प्रिंसिपल अवेलेबल है, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल अवेलेबल है जिसके बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई है, पैराडिग्म हो गए, वैसे ही हमारे पास और फर्दर अवेलेबल पैराडिग्म्स अवेलेबल है ऑलरेडी, जो हम लोग पहले यूज करते जा रहे थे, पर ड्यू टू टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है हम लोग नए नए मेथड्स अप्रोच पे हम लोग स्विच करते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज प्रेजेंट है, लाइक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड है। जैसे कि हम लोग अब पहले अब सी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, है ना। पहले हम लोगों ने सी पढ़ी, फिर हम लोग अब पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस। तो जहां ये प्लस है दैट मीन्स दिस इज फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, तो सी जो लैंग्वेज थी वो प्योरली बेस्ड थी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। अब सी है प्लस प्लस है जो कि बेस्ड है ऊप्स पे, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे, as well as it also incorporate totally procedural oriented programming, है ना। जैसे सी है, सी तो हो गई, पर सी प्लस प्लस है मतलब उसमें और इन्हांसमेंट कर दिए हैं। सी के तो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे, प्लस उसके साथ और एक हमने इन्हांसमेंट कर दिया ऊप्स के। तो सी प्लस प्लस क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के साथ साथ प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ भी हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन। तो देन उसके बाद क्या होता है कि सी लैंग्वेज है प्योरली प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्या हम सी प्लस प्लस को भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते क्या? नहीं, सी प्लस प्लस हमारी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो इट इज़ अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सी प्लस प्लस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, है ना। अगर हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें जो कि स्ट्रिक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे ऊप्स पे बेस्ड है, ठीक है, तो दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अवेलेबल फॉर अस इज जावा एंड पाइथन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे थोड़ा सा एक्नॉलेज करो इनसाइड द चैट बॉक्स। और यहाँ पे कोई क्वेरी है क्या, किसी को यहाँ पे इशू आ रहा है तो बताइए। ठीक है, तो object oriented programming is a programming paradigm which is implemented on the real world entities called objects। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज और ऑब्जेक्ट इन क्लास, है ना। तो इस चीज को तो पहले बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है एक्चुअली, है ना। तो इसको कहते हैं इट इज अ पैराडिग्म। पैराडिग्म में मतलब क्या होता है कि एक अप्रोच है। ठीक है, पैराडिग्म अप्रोच मतलब यू कैन से दिस आर द गाइडलाइंस।
these are the guidelines जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, है ना। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, किसी भी अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये क्या करता है, इंटरनल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पार्ट करता है, दैट इज मेनली रिलेटेड टू दी कोडिंग पार्ट, है ना, नॉट द GUI और यू कैन से डिजाइनिंग पार्ट। ये ग्राफिकल जो एक्सटर्नल इंटरफेस होते हैं उसमें ना काम करके ये ओनली फोकस करता है इंटरनल डिजाइन पे, है ना। तो किसी भी लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमको गाइडलाइंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो गाइडलाइन मतलब ये होता है कि सेट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम लोग एक नॉर्मली अगर बात करें तो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, बिफोर डूइंग एक्चुअल वर्क जस्ट लाइक कोडिंग, वी prepare some blueprint or you can say model, or we design something in terms of एक ग्राफिकली जो मोर एक्सप्लेन्ड हो, डिफाइंड हो, जिससे कि हम क्या डेवलप करने वाले हैं इसके बारे में हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगे। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर नक्शा, अगर हम एक घर बनाने वाले हैं तो उससे पहले हम लोग क्या होता है, एक उसका मैप तैयार करते हैं। मैप किस चीज के लिए होता है, इंजीनियर भी करता है उसको फॉलो, और जो उसका ऑनर है, जो उसको कंस्ट्रक्ट करवाने वाला है वो भी फॉलो करता है। ऑनर के लिए क्या है कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इंजीनियर क्या होता है उसको और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर सकता है, उसको समझ सकता है, टेक्निकली वो ज़्यादा उसको समझ सकता है। उसके बाद हम लोग मैप की बेस पे, इंजीनियर क्या होता है उस प्रॉब्लम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है ना, और फिर जो भी टीम होती है हर एक मॉड्यूल के लिए उसको अलोकेट कर देती है। टीम 1 हो गया, टीम 2 हो गया, और टीम 3 हो गया। लाइक ये हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए, ये डिजाइनिंग के लिए, ये और कोई चीज के लिए। तो ठीक है, तो ये एक पैराडिग्म है, एक अप्रोच है जो भी सारी स्टेप्स एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम नॉर्मली इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम सिस्टम को कैसे समझते हैं। लाइक किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले तुमको उसके हर एक पॉइंट, हर एक पर्सपेक्टिव उसके लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइंस है, ऊप्स गाइडलाइंस है, वैसे ही हमारे पास पहले भी ऑलरेडी अवेलेबल गाइडलाइंस थी। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पर इन सब में सबसे जो फेमस है, जो अप्रोच जो नॉर्मली वाइडली यूज्ड है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये जो प्रीवियसली अप्रोच थी, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है। पर अगर हम कंपेयर करें उप से, तो कंपैरिजन के लिए जो मोस्ट कंपेटेबल लैंग्वेज है हमारे पास है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग यदि C++ पढ़ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग ये सारा उप्स कंसेप्ट सी पे फोकस करेंगे। पर अगर यदि हम लोग ये C++ पर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्री रिक्विसाइट क्या है कि हम लोग पहले से ही, हमको क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। आई होप कि सब लोगों को बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक कोडिंग स्टाइल्स पता होंगी, कैसे अप्लाई करते हैं सारे फंडे, है ना, बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, नाउ क्या होता है कि जो सी लैंग्वेज है वो पूरी डिपेंड किस पे है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज पे, और C++ टोटली डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर। बट C++ क्या होता है कि डिपेंड है उस पे भी, बट एज वेल एज इट ऑल्सो कंबाइंस फीचर ऑफ incorporate features of the procedural oriented programming because it is the extension of C, है ना। एक्सटेंशन दैट मीन्स कि पिछले वाली फीचर्स तो होंगे प्लस कुछ नए चेंजेस। ठीक है, एड ऑन। इसको, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रीवियस फीचर्स तो हैं एज वेल एज न्यू चेंजेस, है ना, और एक नई चीज बनती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ओप्स का, तो इस चीज को याद रखना। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट था।
तो हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं कि ओ, ये तो पूरी स्क्रीन पे आ गया। आई थॉट कि ये तो सिर्फ इंडिविजुअल पीपीटी पे है, पहले इरेज करना पड़ेगा इसको। अरे यार, ऐसा कैसे? इरेजर का साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? अभी एक्चुअली थोड़ा सा इसके यूज टू नहीं हुए हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा सुनने। आई होप एक दो क्लास में सब चीज़ें स्मूथली हो जाए। तो ये कंपैरिजन है हमारे पास अवेलेबल है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो आप लोग सब इसको ध्यान से सुनना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला कंपैरिजन है कि लाइक in procedural programming language it is divided into small parts called function, है ना? तो ये टोटली बेस्ड होती है फंक्शन पे, है ना? और इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, है ना? लास्ट में एक बेसिक चीज बता देता हूँ। लास्ट में एक टर्म पढ़ी थी हमने, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। लास्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को पता है क्या? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट मीन्स वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कुछ फीचर्स होते हैं, जिसका कुछ डेटा होता है। ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ जो मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। मेमोरी अगर कंज्यूम करेगा मतलब उसके पास कुछ डेटा है, कुछ फंक्शंस है। ठीक है। और अगर ये हम कंप्यूटर टर्म्स प्रोग्रामिंग में बात करें, तो रियल वर्ल्ड मतलब कि रियली जो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द मेमोरी, है ना? और जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है दैट इज क्लास, जिसका क्लास इज लाइक डेफिनेशन होता है हमेशा। क्लास इज एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नॉर्मली इट डील्स विद द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब, अगर आप लोगों ने सी पढ़ा है, तो सी में क्या करते हो आप लोग? सी में क्या करते हो कि जैसे अपने प्रोग्रामिंग, ये नॉर्मली जो अप्रोच है ये डील करता है प्रोग्रामिंग स्टाइल से, कि आप किसी भी प्रोग्राम को किस स्टाइल में, किस फॉर्मेट में लिखते हो, मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हो। तो जब हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इट नॉर्मली स्टॉप होता है एंड डाउन। तो टॉप में आप लोग वाइड मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हो, है ना? वाइड मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हो। देन क्या होता है, आप उसका फ्लो डिसाइड करते हो कि वाइड मेन के बाद कौन सा फंक्शन काम करेगा, कौन सा काम करेगा। देन उसकी डिटेलिंग करो। डिटेलिंग मतलब उसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो। ठीक है। तो ये काम आप उसमें करते हो, मतलब द वे you write the program, it is mainly related to the how you write the program, है ना? और उसका प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा जब आप कंपाइल करोगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ बॉटम अप्रोच, मेनली व्हाट, कि आप डिटेलिंग का काम पहले कर लोगे, मतलब आप अपने कोड सारे लिख लोगे, फंक्शन डेफिनेशन वगैरह। देन जब लास्ट में आप लोग लिखोगे मेन फंक्शन, है ना? उसके बाद आप डिसाइड करोगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे बनाओगे, जैसे फंक्शन वन हो गया, फंक्शन टू हो गया। ठीक है। फंक्शन टू हो गया। तो आप सोचते हो कि पहले मेरा मेन फंक्शन कॉल हो, दिस इज द पॉइंट वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, फ्लो ऑफ द कंट्रोल स्टार्ट, है ना? नाउ व्हाट, कि मेन फंक्शन के बाद यहाँ सेकंड लाइन पे आता है फंक्शन टू को कॉल करना है कि फंक्शन थ्री को कॉल करना है, ये हम लोग बॉटम पार्ट पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ व्हाट, कि ये जैसे कि इसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक्सेस इस लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस स्पेसिफायर मेनली डील करते हैं डेटा हाइडिंग से, है ना? डेटा हाइड मतलब कि आप प्रोग्रामिंग में आप अपनी भी अकॉर्डिंगली किसी भी डेटा को
अलाउ कर सकते हैं कि उसका एक्सेस देना है कि नहीं देना, उसका प्राइवेट है, वो डेटा बाहरी बाहरी किसी और क्लास से कॉल नहीं किया जा सकता है, और उसको और कोई क्लास यूज नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा मेरी क्लास तक लिमिट रहे और कोई दूसरा पर्सन या दूसरी प्रोग्रामर उसको यूज ना कर पाए। तो दिस इज व्हाट एक्सेस स्पेसिफायर, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द coded data should be available only inside the our main function, not visible other side. ठीक है। Same object oriented is like secured way. It provide access especially like private, public and protected keywords. ये हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे जब हम लोग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये इसका यूज समझ में आएगा। एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज नॉट इजी। ठीक है। लाइक देयर इज अ नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आपको इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी टाइप से क्रिएट हो जाती है कि आप फंक्शंस लिखते जा रहे हो, उसका डिटेलिंग, फंक्शन लिखते जा रहे हो, उसका डिटेलिंग, फंक्शन लिखते जा रहे हो, उसका डिटेलिंग। तो इतने बहुत सारे, ये तो एक सिंपल तरीके से है, पर अगर हम कॉम्प्लेक्स वे में जाएं तो एक नए फंक्शन को ऐड करना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि उससे क्या फ्लो ऑफ जो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन का फ्लो है, वो अफेक्ट होता है। पर एडिंग न्यू डेटा इज फंक्शन इजी, आप कहीं पर भी उसको फंक्शन को डिफाइन कर दो, पर मैं उसको कॉल कैसे करने वाला हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा किसमें, नीचे की साइड में, यहाँ पे, या जो मेन फंक्शन होगा यहाँ, यहाँ पे मेरे को एक बस से मैं थ्रू एनीवेयर इन दी प्रोग्राम में उसको फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ, बट वो कब कॉल होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, उसका फ्लो कैसा होगा, वो मैं यहाँ मेन से डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आसान होती है। इट इज लेस सिक्योर क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। सॉरी, इट इज लेस सिक्योर क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं होती, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। ये मोर सिक्योर है। हम लोग देखेंगे कि कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है जब हम लोग उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है। एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग इसमें पॉसिबल नहीं होता है ना। और फंक्शन ओवरलोडिंग भी आप लोगों ने अगर सी पढ़ी होगी तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होगा, हालांकि सी सपोर्ट ही नहीं करती, बट नॉलेज मिलता है अगर थियोरेटिकल आपको पता हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, इसमें पॉसिबल होता है। तो बेसिकली दो टाइप की ओवरलोडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये एक्सप्लेन है इनसाइड दी पॉलीमॉर्फिज्म। एक प्रिंसिपल ही है जिसके अंदर ये डिफाइन है। तो दो टाइप की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग होती है और एक ओवरराइडिंग होती है। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग, तो दो टाइप के ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो अगर एक सिंपल प्रोग्राम है ओवरलोडिंग का, तो अगर एडिशन का यदि हम बना रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, है ना, जब हमारे पास दो नंबर है ए और बी, है ना, इंटीजर टाइप के, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी मतलब कि दो नंबर को ऐड कर देगा। पर अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, लाइक स्ट्रिंग वन, माय नेम इज मनोज एंड प्लस देन स्ट्रिंग टू दैट इज चौहान, तो ये क्या करेगा, इस टर्म में प्लस विल वर्क एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक सेम सिंबल की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो एडिशन भी हो गया और एक कॉन्केटिनेट भी कर रहा है, कॉन्केटिनेट भी कर रहा है। तो दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग। ठीक है। Now the languages we support the procedural programming languages C, Fortran, Pascal, Basic, etc. Now, or here the example of object oriented, the like C, Java and Python and C Sharp, है ना। C प्रोग्रामिंग जो C प्लस प्लस है, वो स्ट्रिक्टली ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है ना। इसमें जैसे प्रोसीड्यूरल भी होता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, पर जावा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ऊप्स कंसेप्ट को, है ना। ये टोटली बेस्ड होता है ऊप्स पे। क्लियर है ना। और जो हम एक और इट्स एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की बात करें कि हम लोग ये इसको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि कहाँ पर ये नॉर्मली प्रोसीड्यूरल टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की होती है। तो अगर बात करें तो जैसे कि एक छोटी एप्लीकेशन है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज का, तो अगर सपोज यू हैव अ बैंक एप्लीकेशन, है ना, बैंक एप्लीकेशन, अगर आप किसी बैंक में जाते हो, बैंक इज अ क्लास, है ना। अगर बैंक में जाते हो तो क्या होता है, आप सपोज बैंक में जाते हो तो आप वैरायटी ऑफ द फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो एज अ यूजर।
लाइक यू कैन अप्लाई फॉर द विड्रॉ। विड्रॉ बाद में करेंगे, पहले क्रेडिट कर लेते हैं कुछ अकाउंट में। क्रेडिट है ना, विड्रॉ कर लिया, अगर पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, लोन फैसिलिटी भी अवेल करा सकते हैं, या एफडी फैसिलिटी भी करा सकते हैं। तो क्रेडिट वाला फंक्शन जरूरी है, बैंक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या होता है कि these are the series of the function, this is why procedural or programming approach is known as collection of function। ठीक है ना। इट इज नॉर्मली छोटे लेवल की, हम लोग कह सकते हैं छोटे लेवल की प्रॉब्लम से डील करने के लिए यूज करते हैं। पर अगर हम वाइड एरिया में जाते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट का ले लिया, कुछ पहले रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रद्दी हो गया ये। तो मिर्जा, इसको क्या हो गया यार। पहले ये बताओ कि मेरी वॉइस पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क इशू आ गया या फिर कुछ इंटरप्ट आ गया। नो सर, ऑडिबल आ रही है ना। सर। स्पीकर की बजाय मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फाइन। और दूसरा ये है कि बीच बीच में अगर कोई इशू आता हो तो मुझे इंटीमेट कर दिया करना, ठीक है। अभी ये फाइन। चलो अगले वाले पेज में देखेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, रब एरीज क्यों नहीं हो रहा। तो नए नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दे दिए तो कम ऑन यार, बॉडी, अच्छा अच्छा, नाउ इट विल इरेज। नहीं हो रहा है। यहाँ ऑप्शन तो है, क्लियर वीवर ड्राइंग, क्लियर ऑल ड्राइंग, ऐसे कैसे, अनडू अनडू। बड़े ही झमेले हैं यार। फाइन, ठीक है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल ले रहे थे। सपोज कि हमारे पास एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं जहाँ लिख रहा हूँ वहीं पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो कि लिख कहाँ रहा है। ऐसा कि जगह कम है और कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे कर्सर पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है ना। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे किसी कुछ टाइप की सर्विसेज लाइक कॉमन होती है, लाइक जैसे एक एग्जांपल ले लें कि एक बर्ड कैटेगरी है। तो बर्ड में अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की बात करें, पैरोट या क्राउ या कुछ भी ऐसे बात कर लें, तो सबके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लाई तो सब करेंगे ही करेंगे, ड्रिंक करेंगे ही करेंगे, ईट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये दिस आर द कॉमन फीचर्स। तो गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि कॉमन फीचर्स है किसी के लिए। अगर हमें बात करूँ गवर्नमेंट की कुछ जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विभाग हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा वाटर सप्लाई के लिए हो गया, या एजुकेशन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ कॉमन फीचर्स आ गया जैसे गवर्नमेंट में कि अप्लाई फॉर द न्यू कनेक्शन, है ना, और डिसकनेक्शन के लिए ऐसा कुछ, है ना। तो ये क्या हो गया कि लाइक ये इसमें ऐसे बहुत सारे जैसे फंक्शन है, बिल पेमेंट के लिए, क्लोज कनेक्शन के लिए, न्यू कनेक्शन के लिए, तो ये कॉमन है। तो ये हम लोग क्या है गवर्नमेंट नाम की फैसिलिटी में फंक्शन में डिफाइन कर दिया। देन हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, उसका जो डेफिनेशन एक्चुअली डिपेंड ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसको डिफाइन कर लेंगे एक्चुअली कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो उसको अपने हिसाब से कर लेगा, वाटर वाला है तो उसको अपने हिसाब से कर लेगा। तो यहाँ पर
ये जो गवर्नमेंट वाला चीज है इसको हम लोग कह सकते हैं क्लास, और हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। क्लास इज अ डेफिनेशन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करता है। तो हमारे पास डिफाइन कर दिया भैया कि हमारे पास न्यू कनेक्शन ऐसे करना है, डिस्कनेक्ट के लिए ऐसे करना है, पेमेंट के लिए ऐसे करना है। पर अगर जैसे मैं मानूं कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाता हूँ तो मुझे कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, मैं अपने तरीके से करूंगा। वाटर सप्लाई के लिए जाऊंगा, कनेक्शन के लिए करना है, अपने तरीके से करूंगा। तो कॉमन चीज है कनेक्शन। ठीक है, तो जो डेफिनेशन पार्ट है मैंने एक बता दिया भैया कि ये चीजें होंगी, ये ऐसे ये किसी भी प्रॉब्लम में ये चीज आएंगे। अब उसको इम्प्लीमेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट कर लेंगे, है ना। पर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड होंगे, कैसे उसका फ्लो होगा, ये सब क्लास में मैंने डिफाइन कर लिया। इसको और तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके का है। सो दिस इज ये डिपार्टमेंट हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। और ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने डेफिनेशन दे दी, अब मेरे को बताना है कि भैया मुझे एक टैंक बनाना है। टैंक बनाना है, ठीक है, टैंक बनाना है। तो टैंक के चार कॉर्नर होंगे, सीमेंट लगेगी, कंक्रीट लगेगी, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे किस साइज का टैंक बनाना है ये मुझे समझ में आएगा, कि जैसे कि मान लो घर के लिए बनाना है तो छोटा टैंक आएगा, ये मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो मेरे को छोटा बनाने के लिए मैं उसके पैरामीटर दूंगा कि क्या साइज होगी, क्या क्वांटिटी होगी सीमेंट और रेत की, ये सब मैं घर के लिए बना। अगर बिल्डिंग के लिए बनाना है, कॉमन बिल्डिंग के लिए बनाना है तो उसका बड़ा साइज होगा, उसके लिए मैं अलग अलग पैरामीटर्स दूंगा। अगर कॉलोनी के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर होगा। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा एंड फंक्शन। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहाँ पे क्लियर है क्या? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन बताओ, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे ये चीजें मिस करते रहे ना, तो क्योंकि सीक्वेंस में है सब कुछ, आगे आपको सही अच्छे से समझना है, तो इसको समझना पड़ेगा। और किसी को डाउट है तो भी कोई क्वेरी कर सकता है, कोई चैट बॉक्स में। फाइन, पहले तो ये फीचर देख लेते हैं कि क्या होता है भाई। इरेजर काम ही नहीं कर रहा है। ओ रॉ, ये तो ड्रॉ करने के लिए ब्लैंक आया है। चलो अच्छा है, आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट अपने लिए तो अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जो आगे है कहीं तो पहले ही था, येलो ले लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट और क्लास एंड एब्स्ट्रक्शन। तो इसको नॉर्मली हम लोग सिक्स पिलर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज कंसेप्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनका थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। सपोज मान लो किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको पिलर्स जरूरी होते हैं, जो उसका बेस पार्ट होता है ना, जो कि हर चीज को संभालता है। वही हम सेम चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम लोग ये प्रिंसिपल होता है ना।
तो किससे स्टार्ट करें? पहले हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, दो मेन एलिमेंट होते हैं, मतलब दो मेन चीज होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो डेटा होता है और दूसरा फंक्शन होता है। प्रोग्राम इज अ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो डेटा फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ऑपरेशन होता है। हाँ, कि क्या हम उस डेटा पर क्या चीज परफॉर्म करने वाले हैं, ये सारी चीजें फंक्शन पे होती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप लोगों को सबकी पता होगा कि इट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन इजी वे। ठीक है, ये येलो कलर कुछ अच्छा नहीं है, इसको चेंज करते हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजी वे में एक्सप्लेन करता है। मतलब ये है कि आपको ये कहता है कि उसके पीछे की चीजें, अंडरलाइंग कोड है क्या, कॉम्प्लेक्सिटी, ये जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक यूजर इंटरफेस दे दिया जाता है, आप उस कंट्रोल को या किसी भी तरीके के फंक्शंस को कॉल करो और आपके पीछे का काम हो जाएगा। आपको ये डिटेलिंग का काम जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट लाइक कि अगर आपके पास टीवी है, तो जब आपके पास टीवी है तो उसके पास यहाँ पर एक, पहले होता था सारे बटन्स होते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था, सॉरी यूजर इंटरफेस होता था, जिसमें कि आप सिंपल एक स्टार्ट बटन दबाते हो और टीवी आपका ऑन हो जाता है। आपको ये पीछे का मैकेनिज्म जानने की जरूरत ही नहीं कि भाई जब मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो क्या चीजें एग्जीक्यूट हुई, क्या फंक्शन एग्जीक्यूट किया, कौन सी सर्किट ने ऑपरेट किया, ये जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, कि इट मेनली हाइड द इंटरनल डिटेल्स, है ना, और ओनली विजिबल पार्ट पर ये फोकस करता है ना। तो विजिबल पार्ट अगर प्रोग्रामिंग में काम करें तो हम लोगों को क्या होता है, अगर हम बताएं कि भैया इसमें देखो टीवी की बात करो कि हम लोगों ने स्टार्ट बटन दबाया, तो ये क्या है, एक टाइप का फंक्शन है। स्टॉप बटन दबाया तो एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। अब चैनल चेंज करने के लिए अगर कुछ होता है तो ये क्या है, एक टाइप का फंक्शन है। तो विजिबल पार्ट क्या होता है एज ए यूजर को, ओनली फंक्शन। और इनसाइड जो डिटेल अपने पास हाइड रहती है, दैट इज कोडिंग और डेटा, कि स्टार्ट बटन दबाने पे कौन सा डेटा यूज हो रहा है, उसकी क्या कोडिंग है, ये सब हमारे से हिडन रहती है। ठीक है, इसका वही अनदर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल एक कार है। कार में आपको क्या होता है कि जब कार ड्राइवर होता है, जो भी हम लोग कार खरीदते हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि गियर कैसे यूज करते हैं, स्टीयरिंग कैसे यूज करते हैं, क्लच कैसे यूज करते हैं, है ना, और डिक्की वगैरह, बोनेट वगैरह कैसे ओपन करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं जब हमको पता होना चाहिए। हमको ये नहीं पता भैया कि अंदर की मैन्युफैक्चरिंग इंजन काम कैसे करता है ना, और उसके लिए क्या कोडिंग लिखा हुआ है, ये हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द वर्ड on the concept abstraction works। अगर अगर हम बात करें कोडिंग में, तो जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते थे तो मेन होता था, उसके बाद हम लोग कोई भी डेटा यहाँ पे लिखते थे, और इनपुट के लिए हम लोग लिखते थे स्कैन एफ, प्रिंट। तो जब हम डेटा यहाँ पे लिखते थे और डेटा पे कुछ भी फंक्शन कराना है, इस इनपुट लेना है, तो हम लोग सिंपली स्कैन एफ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते थे, जो कि हमारा जो हेडर फाइल थे हैश इंक्लूड studio.h मेंशन था। तो उसका जो कॉल हमारे को क्या विजिबल पार्ट है, स्कैन है, पे हम सिंपल कॉल कर देते थे। अब उसकी जो डिटेलिंग है वो इस हेडर फाइल में है, studio.h में। हमको ये जानने की जरूरत नहीं कि क्या सा कोड है, क्या काम किया हुआ उसमें, कुछ मतलब नहीं कौन सा डेटा है। हम सिंपल स्कैनफ यूज करते हैं, डेटा डालते हैं, हमारा काम हो जाता है। प्रिंटफ यूज करते हैं, डेटा डालते हैं, काम हो जाता है।
तो दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्शन की अंडरलाइंग डिटेल्स हमसे हिडन होती है, ओनली विजिबल पार्ट इज आवर फंक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स स्विच ऑन द इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन वर्ड जो है वो नॉर्मली आपने यहाँ पर एक चीज रिलेट की है, कैप्सूल, इसी फंडे पे काम करता है। कैप्सूल क्या करता है, ये एक कैप्सूल है, इसमें एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करता है ना, और उसको हाइड करता है इनसाइड द कैप्सूल में। तो अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट क्या हो गए, डेटा एंड फंक्शन। तो इससे क्या मिलके बना है, क्लास। ठीक है, तो दो चीजों को प्रोटेक्ट करता है इनकैप्सुलेशन, डेटा एंड फंक्शन को एक साथ लेकर आता है और उसको एनकैप्सुलेट करता है, मतलब इनसाइड द कैप्सूल, और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो इसको हाइड करने का कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन के अंदर ही डिफाइन होता है डेटा हाइडिंग, है ना। और डेटा हाइडिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे होता है, हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, उसकी हेल्प से क्या होता है, हम लोग उसको डेटा को हाइड करते हैं। कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एनकैप्सुलेशन का मतलब जो हमारी क्लास होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस फंक्शन, है ना, विच यूज द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। किसी भी क्लास में हम दो ही चीजें लिखते हैं, डेटा लिखते हैं या फिर फंक्शन लिखते हैं। तो ये एक इनकैप्सुलेशन है जो कि एक प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये क्यों करते हैं, जिससे कि हमको क्या होता है कि कोई डेटा को हमारे को मिस हैंडलिंग ना कर पाए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मतलब हम इसलिए उसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं इनसाइड द इनकैप्सुलेशन फंक्शन। तो कैसे होगा, जैसे कि क्लास हो गई हमारी, है ना, कोई भी रैंडम नाम ले लो, यहाँ पे क्लास नेम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कुछ जैसा डेटा है, प्राइवेट में लेते हैं, प्राइवेट ले लिया, ये हमारा डेटा आ गया, इंट ले लिया, ए हो गया। और पब्लिक में क्या हो गया, पब्लिक में हमारे फंक्शन हो जाते हैं जो कि विजिबल होते हैं, फंक्शन। डेटा हमारा हमेशा क्या होता है, हाइड रहता है, और पब्लिक पार्ट जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करना होता है वो ही फंक्शन, ओनली विजिबल पार्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, दैट मीन्स कि आप अच्छे से उसको समझे। ठीक है, नाउ व्हाट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करते हैं, ये इनहेरिटेंस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों को सबको पता है, और सबके अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, रियल लाइफ में भी आता है ना। हम लोग सब उसी के बेस पे बड़े हुए हैं कि इनहेरिट मतलब इनहेरिट करना कुछ प्रॉपर्टी किसी बेस क्लास से, मतलब किसी और इंसान से। लाइक वी आर द चाइल्ड एंड वी हैव ऑल फादर्स, है ना। तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग फादर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं अपने अंदर। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि तो पापा जैसा दिखता है, मम्मी जैसा दिखता है। तो लाइक हम कोई ना कोई फीचर्स हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो कि उसको जैसे कि हंसना और थोड़ा सा मन एनहांसमेंट हो जाता है। तो हम उसको क्या होता है कि ये सब क्या है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि कार है हमारे पास, ठीक है, इज अ क्लास। अब ठीक है, अब मुझे कार को पता है कि भैया चार टायर होंगे, है ना, और क्या होंगे, सारे एक सिंपल कार में होते हैं। गियर होगा, उसका ढांचा, उसके किससे बोलते हैं, उसको ढांचे को क्या बोलते हैं उसका, कोई बताएगा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अनम्यूट करके। चेजिस बोलते हैं, चेजिस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर। चेजिस। अभी कार की बात कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है पूरा। तो अब मान लो किसी ने मारुति की कार बनाई, ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट कर दिया, लाइक
उसने टायर्स की साइजेस में चेंज कर दिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो उसने उसका क्या एक अपना एक डिजाइन स्टाइल एक प्रिपेयर कर लिया। मतलब मोस्ट ऑफ द फीचर्स वो क्या किससे कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है कार में से। अब मान लो सेम चीज उसने कार में से BMW बनाई, BMW की तो बात ही अलग है। तो BMW ने भी क्या किया, जो मेन कॉमन प्रॉपर्टीज है वो तो इनहेरिट कर रहा है, पर उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली ब्रांड नेम के अंदर, और उसको ने एक नया स्टाइल तैयार कर दिया। ठीक है, तो यही क्या है आपका इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। अब क्यों क्यों ऐसा किया गया भैया, अब BMW को यदि बनाना है तो स्टार्टिंग से थोड़ी उसको सर्व करेगा कि पहले वो कार का एक डिजाइन बनाएगा, मतलब कोई नया स्टैंडर्ड की बना दे कि भैया कार उड़ने वाली है। मतलब कोई एक जो बेसिक चीज तो कॉमन ही होगी हर चीज में, उसका बेस तो हो गई। हम हमेशा जैसे सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, हम हमेशा नए नए वर्जन लाते हैं कि कुछ चीजें हम लोगों ने पुरानी कुछ एड ऑन किया, देन नया वर्जन आ गया। तो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स स्विच ऑन दी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बढ़िया अच्छा वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। थ्योरी में इसको कहते हैं, थ्योरेटिकली इट इज नो, इट इज अ ग्रीक वर्ड, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग पॉली एंड मॉर्फ, है ना। तो इसमें पॉली मीन्स बोलते हैं मेनी बोलते हैं, और मॉर्फ मतलब होता है शेप ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन की मेनी शेप्स और मेनी फॉर्म। ठीक है, तो इसका कैसे उपयोग होता है कि लाइट सेम नाम की चीज को हम लोग, इट इज, ये आपको थोड़ा सा रिलेट आपको रिलेवेंट मिलेगा कि इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म में सेम हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कि सेम नाम का फंक्शन है, पर हम उस पर क्या काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, फंक्शन नेम इज सेम बट हम लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक इसमें जैसे कार है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या है कि जैसे कार है, हम उसमें एडवांस एनहांसमेंट करते हैं, देन हम डेवलप करते हैं नई चीज को। पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये पूरे की पूरे फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक जब इंट्रोडक्शन बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें कि दो तरीके से हम लोग चीजों को उसके दो सब पार्ट होते हैं, कैटेगरी होती है, दैट इज ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो उसका मतलब हम लोग मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आपको ऐसे जैसे आपके पास एक कार ड्राइविंग है। ठीक है, अगर आपको कार ड्राइविंग सीखनी है तो क्या करोगे आप, कोई स्पेसिफाइड मॉडल को यूज करोगे क्या, कि आपने मारुति की कार सीख ली है, सुजुकी की कार सीख ली है, ए सॉरी BMW की कार सीखी है, या मर्सिडीज सीख ली है। आप क्या सोचते हो, कार सीखना है आपको। ठीक है, आप क्या लर्न करते हो, कार ड्राइविंग, कोई भी कार पकड़ लो, कार ड्राइविंग सीखते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है कि भैया आपको कार ड्राइविंग है, अब आपको मारुति की भी दे दी है, BMW भी दे दी है, कोई स्पोर्ट्स कार भी दे दी है, रेसिंग, आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब अपने अपने हिसाब से उसके हो सकते हैं कुछ पैरामीटर चेंज हो जाए कि अभी सेमी ऑटोमेटिक आती थी, अब ऑटोमेटिक आती है, पहले मैनुअल आती थी। तो पर आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि भैया ये चीजें इससे ये फंक्शनिंग होती है। तो अब अपने हिसाब से उसको क्या करते हो कि उसको परफॉर्म करते हो। लाइक कि गियर इंडिकेशन, गियर फंक्शन है, तो गियर फंक्शन में क्या करते हो, वो दो तरीके से होता है, मैन्युअली भी काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी काम कर सकते हैं। आपको चेंज क्या करना है, मैन्युअली में आपको क्या करना है कि पैरामीटर्स देना है गियर का, ऑटोमेटिक में क्या करना है आपको, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, पर अल्टीमेटली बैकएंड पे तो काम कर रहा है, मतलब रीडेफिनेशन हो रही है एक मैं गियर फंक्शन की, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको इनहेरिटेंस भी होता नहीं, गियर में कुछ फंक्शन है, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा और एक नया चीज बना दूंगा इसको, तो वो अलग बात है। आप लोग समझ रहे हो ना, या फिर से समझाओ।
कोई बताएगा मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका एक से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्लस साइन है, तो प्लस साइन को क्या हो सकता है, मैं कॉन्केटिनेशन भी यूज कर सकता हूँ और एडिशन के लिए भी। पर मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, लाइक कि प्लस को मैंने कुछ बढ़ा के माइनस बना दिया, है ना। ऐसे नहीं कर सकता। तो सेम चीज को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, सेम चीज में कोई इन्हांसमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जब उसका हम लोग कोडिंग पार्ट देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा इसको। ठीक है, अभी के लिए ये क्लियर है। 33 लोग हैं, क्लियर कितनों को है? आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया है, और इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेट क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग देख चुके हैं। और इसको आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही होगा। अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? तो आज का सेशन हम लोगों का यही था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम हर एक चीज को जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिटेल वे में। और हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे कि कैसे उसका प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहीं पे करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को भी सेम अपने सिस्टम के साथ रेडी होना पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा बेहतर है कि सिस्टम के साथ ये ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें। और जो आईडी, जो प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग होंगे कोड ब्लॉक होगा। कोड ब्लॉक मैंने पहले भी सबको बताया है, और क्लास फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया होगा कोड ब्लॉक से। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग सब कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम में। और कुछ इश्यू होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं बता दूंगा। अगर सेटअप है तो, सेटअप नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है ना। इसको स्टॉप करते हैं और हम लोग जाते हैं ब्राउज़र पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र में जाते हैं हम लोग, इसको कोड ब्लॉक ले लेते हैं। आ, ठीक है, एक कोड ब्लॉक पे क्लिक किया, और कोड ब्लॉक आईडी है, यहाँ सीधे डाउनलोड ऑप्शन है तो डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ये है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने वाले अलग अलग आईडीज अवेलेबल है। तो ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, विंडोज एक्सपी विस्ता 7 8 10 तक करता है। तो ये हमको एक्चुअली डाउनलोड कौन सा करना है, तो हमको ये याद रख लेना कि मिंग डब्ल्यू वाला सेटअप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये अवेलेबल है। नॉर्मली नीचे के जो हैं वो हमारे पास 32 बिट्स में है, ऊपर हमारे पास 64 बिट्स में है। तो आप देख लेना कि आपका जो लैपटॉप है वो 32 बिट पे है कि 64 पे। तो सभी के आई होप कि 64 बिट पे होंगे। तो आपको ये मिंग डब्ल्यू वाला सेटअप आपको यूज़ करना है। तो ये सोर्स पॉकेट डॉट नेट जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक किया। देन आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। It will take 5 seconds to start automatically. Then ये हो गया। अराउंड 145 MB है, जो कि आप लोगों पे बहुत मार है, क्योंकि मोबाइल डेटा से डाउनलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी सेटअप होगा। हाँ, है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बाद में अगर किसी को यूज़ करने में दिक्कत आती है तो अपन क्लास में देख लेंगे जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे।
तो आप इस चीज़ को, अब ये प्रेरिक्विसाइट है, अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो अब आपके पास में लैपटॉप प्लस आपके पास ये कोड ब्लॉक आईडी होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर द डे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट देखेंगे कि क्लास कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, उसको कोडिंग पार्ट में डिफाइन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है।